इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज प्रतिभा बालियान के साथ आप सभी सीखेंगे सेल्फ फाइनेंस योर स्टार्टअप बिजनेस, यानी कि आपके स्टार्टअप में जो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक छोटी एक शुरुआत, एक पहली शुरुआत, ऐसा एक व्यवसाय, ऐसा एक बिजनेस। आजकल तो फैशन में है ना स्टार्टअप। और आज भारत में आत्मनिर्भरता की अगर बात करते हैं तो स्टार्टअप इस तेजी से बढ़ता हुआ एक व्यवसाय है, एक परंपरा तो नहीं कहेंगे कि नया आयाम है कि जिस पर हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनुभवी, बिना अनुभव के सभी लोग अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में सेल्फ फाइनेंस के साथ स्टार्टअप की बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको आप छोटे से शुरू करके एक नया अनुभव ले सकते हैं और अपने आप को एक व्यवसायी कहलाने का, एक अनुभवी व्यक्ति कहलाने का, काम का जोखिम उठाने का एक जिम्मेदार नागरिक कहला सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस स्टार्टअप बिजनेस में, किसी भी नए स्टार्टअप बिजनेस में सेल्फ फाइनेंस किस तरीके से कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हम आगे की प्लानिंग्स को कैसे करेंगे, किस तरीके से देखेंगे हम कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस करती हूँ या करता हूँ तो मेरे इस स्टार्टअप में मुझे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। और दूसरे हमें ये देखना होगा कि सेल्फ फाइनेंस हो जाने से मेरे को क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या प्रूव है, क्या कौन से, क्या क्या टर्म्स कंडीशन मुझे लगानी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी मुझे बनानी चाहिए, जिसके चलते मैं अपने स्टार्टअप को एक बेहतर मुकाम पर ले जा पाऊं और खुद को एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकूं कि या मैंने सेल्फ फाइनेंस करके अपने स्टार्टअप बिजनेस को एक बेहतर लेके आया। और जब आप इसे वाइड लेवल पर लेकर जाएं तो आप ना बड़ी सारी फंडिंग, बहुत सारा लोन और या एक लंबे प्रोसीजर के बारे में या एक बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोच सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं, स्टार्ट विद ए सॉलिड बिजनेस प्लान। आपका जो भी स्टार्टअप है एक बहुत सॉलिड बिजनेस प्लान के रूप में लेके चलिए। कई बार हम किसी की वीडियोस देखकर, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चीजें प्रैक्टिकल हैं कि नहीं है, हाइपोथेटिकली इतना ज्यादा बता दिया जाता है। कई बार तो डिजिटल फ्रेम का प्रमोटर, एडवर्टाइज करने वाला इतना मोटिवेटर होता है कि वो किसी छोटी सी बात को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर देता है और हम इंस्पायर हो जाते हैं और हम अपनी पूरी एनर्जी उसमें झोंक देना चाहते हैं। सावधान, आप देखें ये उसका आर्ट है, लेकिन आप इंस्पायर जरूर हो बट प्रैक्टिकल थॉट्स के बारे में भी जरूर सोचें, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए, एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए। लेट्स से आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसको करने में आपको क्या क्या परेशानी आएंगी, प्रॉफिट बहुत बात की चीज है, उसको एक्सपेंड जैसे ही आप करेंगे, कहाँ से रन करेंगे, क्या आप उसे घर से रन करेंगे, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आपको जरूरत होगी, क्या क्या संसाधन जुटाने होंगे। एक छोटा सा पान का खोखा लगाने के लिए आपको रोज मंडी जाना आना
कि आपका स्वास्थ्य उस लायक, एक बहुत छोटी सी बात है, आपको ताजा चूना, फ्रेश चूना, क्योंकि आप ईडेबल आइटम दे रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल आप नहीं दे सकते जिससे जिसकी हेल्थ खराब हो। तो वहां से सेलेक्ट करना, लेके आना, प्लस उसे अलग अलग मेजरमेंट्स में रखना, उस क्वांटिटी में रखना, उस एरिया की जांच करना जहाँ पे आप पान का छोटा सा खोखा लगाने जा रहे हो। एक नेटवर्क पहले से अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूरा आइडिया लेके एक आपको एक खोखा भी तैयार करना है, अगर आप करना चले तो ये खोखे को आप कैसे रिप्लेस करके दूसरी चीजें इसमें मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पेशेंस, और आपकी उस काम को करने की क्षमता, लगन और शौक, ये सारी चीजें आप पूरे तरीके से पहले आकलन कर ले, उसके बाद आप अपने स्टार्टअप को शुरू करें। ये जब भी आप एक बिजनेस प्लान लेके चलते हैं, मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया, आप अपना एक छोटा बुटीक भी चला सकते हैं, आप एक पकोड़े की शॉप भी चला सकते हैं, आप मोमोज भी खोल सकते हैं, लेकिन उनके लिए यू नीड बैकअप किचन्स, यू नीड जो आपकी जहाँ पे इंस्टॉल होगी, जहाँ आप मूव करके अपनी फूड कार को या ठेले को लेकर जाएंगे। आप अगर उससे भी अलावा थोड़ा पिकल का काम करना चाह रहे हैं, आप कैंडल्स का काम करना चाह रहे हैं, तो आपको कैंडल्स के ठप्पे चाहिए, आपको हीट करने के लिए वैक्स चाहिए, उसमें डालने की थोड़ी चाहिए, वो थ्रेड चाहिए, वो आप कहाँ से डोरी लेके आएंगे, पैकिंग करेंगे, पैकिंग मटेरियल कहाँ से प्रिंट कराएंगे, इस पे कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, फिर इसको स्टोरेज कैसे करेंगे, फिर इसको मार्केट कैसे करेंगे। तो आपके पास पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इट कैन आल्सो हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट होता है, सॉलिड बिजनेस प्लान होता है, तो वो बिजनेस प्लान आप अगर शो करेंगे, कहीं भी एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें आपके पास सॉलिड इन्वेस्टर आ सकते हैं, और आपके पास लंडर्स भी आ सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा स्टार्टअप करने में मनोबल बढ़ेगा और सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कट एक्सपेंसेस। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, अगर आप कहीं भी स्टडी करके किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो एक एथिक्स होते हैं, कुछ एथिक्स जो प्रैक्टिकल ना हो के थ्योरेटिकल होते हैं, कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको क्या 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 आवश्यकता है। आप देखेंगे उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आप कट कर सकते हैं। लुक फॉर वे टू कट योर एक्सपेंसेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। आपको क्वालिटी सेक्रीफाइस नहीं करनी, क्वालिटी से कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन आप एक्सपेंसेस कट कर सकते हैं। लेट से एक हाउस हेल्प आपके यहाँ ऑलरेडी काम करता है, और आपको उसी हाउस हेल्प से कुछ टाइम निकाल के, दूसरे को ना रख के, उसी को आप अपने बिजनेस में सपोर्ट सिस्टम में रख सकते हैं। तो एडिशनल अगर आप एक कोई दूसरा एम्प्लॉय रखते हैं उस काम के लिए, भले वो फ्रीलांसर ही है, लेकिन उसको 2 घंटा या 3 घंटा काम करने को भी आपको एक्स्ट्रा 200, 400, 600 रुपया देने पड़ेंगे। लेकिन जो एक्सटेंडेड बंदा ऑलरेडी आपके पास काम कर रहा है, अगर उसी के आप एक्सटेंडेड आवर्स कर देते हैं थोड़ा सा एडिशनल, तो उसे भी ये सुविधा है कि उसको बार बार कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा है, और आप ही के यहाँ काम मिल जा रहा है। ऐसे आप एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। सेकेंडरी, और आप देखेंगे अगर आपके आसपास के एरिया में कोई गार्ड, कोई कुरियर वाला, इस तरीके के लोग काम करते हैं, तो आप चेक करिए कि उनके आने जाने का समय तय करिए, और उनके साथ कोलाबरेट करके अपना सामान भिजवाना या मंगवाना शुरू करिए। ऐसे अगर एक व्यक्ति का समय सामान लेकर जाने में और उसको लेकर आने में जो टाइम एनर्जी खर्च होता प्लस कन्वेंस खर्च होता, उससे 1/4 में आपका ये काम आसानी से हो सकता है, और उस व्यक्ति की लाइवलीहुड पे भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से आप मैनेज करते हुए एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट बाय वर्किंग फ्रॉम होम और शेयर्ड वर्क प्लेस इंस्टेड ऑफ रेंटिंग एन ऑफिस। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण था कि आप कोई नया ऑफिस ना करके आप अपने घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। आपके आसपास में कोई खाली एरिया होता है तो आप वहाँ खुले में भी शुरू कर सकते हैं। ये काम सिर्फ घर से था जो आप स्टोर या इनसाइड वाला काम है, लेकिन आपके यहाँ आसपास के घरों में मंदिर, पंचायती भवन, कुछ सरकारी प्लॉट्स, अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी एक ऐसे काम मिल जाते हैं, जैसे गोबर के उपले बनाने, धूप बत्ती बनाना। तो आपको कुछ ऐसे कि जिनका रेंट नहीं देना पड़ता, तो वहाँ आप ले सकते हैं बातचीत करके अपने नए बिजनेस के लिए। तो ये आपके लिए
खर्चे कम करेगा। अब बात करते हैं कंसीडर क्राउड फंडिंग। हाँ, अगर हम नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि हम कम से कम पैसा लगाएं, तो हम बुला सकते हैं ऐसी क्राउड को अपने पास, क्राउड फंडेड की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत आसान तरीका है पैसे को रेज करने का, पब्लिक को अपने साथ बांधने का, और एक लार्ज नंबर में आपके पास लोग आ जाते हैं। और स्पेशली इसके लिए अगर आज के टाइम में जो डिजिटल टाइम है, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो हमारे पास क्राउड फंडिंग बहुत आराम से हो सकती है, और हम अपनी बात एक जगह पर बैठे हुए करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत सस्ता है। आज के टाइम में आपको अपनी बात कहना, कहीं भी पहुंचाना, ये बहुत सस्ता है। तो क्राउड फंडिंग आप यूज कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को बता सकते हैं, उसके लिए लोगों से पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टअप दैट हैव ए यूनिक एंड इनोवेटिव आइडिया दैट अपील्स टू ए वाइड ऑडियंस। एक तो मार्केटिंग आपकी हो जाएगी, आप जो विजन शेयर करेंगे लोगों के साथ, आप ये करने जा रहे हैं स्टार्टअप में, तो आपकी ऑलरेडी मार्केटिंग हो जाएगी। जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो आप उन्हीं लोगों को दे सकते हैं। तो ये अगेन आपके लिए आगे चल के प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, और इनिशियली आपको फंड्स दे सकता है। तो ये एक बहुत वाइज आइडिया है आपके स्टार्टअप के लिए, कि कैसे आप सेल्फ फाइनेंस या कुछ ऐसे टूल्स की कहीं से आपको इंटरेस्ट पे पैसा ना लेना पड़े, ना यूज करते हुए आप ऐसे पैसे को यूज करें जो आपके पास अपना हो और आसानी से आ सके। आइए आगे बात करते हैं गट लोन। लोन के बारे में आप सभी को पता है, उधार ये कहां से, कुछ फाइनेंस कंपनी, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बैंक्स लोन देते हैं। हर छोटे से छोटा लोन और हर बड़े से बड़ा लोन, अगर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर किस तरीके से है, बैंक उन्हें वेरीफाई करके आपको लोन दे देता है। उसके लिए जरूरत होती है आपको आईडी कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आप जो बिजनेस प्रोजेक्ट, आपका आईटीआर 3 सालों का, 1 साल का नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो आपको लोन मिल जाता है। और लोन लेकर आप चूंकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी पर है, उस लोन से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है, आप कितने टाइम का लेना चाहते हैं, किस अमाउंट का लेना चाहते हैं, किस तरीके का लोन लेना चाहते हैं। इस लोन के लिए चूंकि आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, तो बिजनेस के लिए मुद्रा लोन भी है, कुछ में सब्सिडीज भी हैं जो गवर्नमेंट्स इस तरीके से सब्सिडीज देती है कि किस टाइप के बिजनेस को करने के लिए कितने % की सब्सिडी है। तो यू कैन चूज, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया और स्किल दोनों सेट होते हों उस तरीके के बिजनेस में, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं जिनमें सब्सिडी आपको ज्यादा हो, यानी कि पूरा पूरा लोन ना चुकाकर कुछ की आपको छूट भी मिल जाए। कुछ में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं उनमें भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप, जैसे आपके पास गोल्ड है या आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप अपना गोल्ड या प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। However, be sure to compare interest rate and repayment terms for different lenders to find the best option of your needs. कहने का मतलब ये है कि आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एक बार मार्केट में सर्वे कर लें। सर्वे करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के लोन लेने के लिए आपका जो पर्टिकुलर स्टार्टअप है वो किस एरिया में काम कर रहा है, और उसके लिए कौन सा बैंक आपको कम इंटरेस्ट में लोन दे रहा है, और धीरे धीरे कब कब आप उसे चुकता कर रहे हैं, और जब आप चुकता कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रियायतें मिल रही है, क्या क्या छूट मिल रही है। तो इस तरीके से आपको लोन लेने में, लोन को चुनने में, और उसको अप्लाई करने में, आपको अपने स्टार्टअप के साथ काम करने में जो सेल्फ का फाइनेंस है वो काम आ सकता है। अब आगे देखते हैं कि हम और क्या चुन सकते हैं। लुक फॉर ग्रांट्स। देयर आर मैनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर ग्रांट्स टू स्टार्टअप, particularly those that are working on innovative and socially benefited projects. You know very well there are so many organizations, either the government or private, वो ऑफर करते हैं, ग्रांट देते हैं। अगर आप कुछ ऐसे इको फ्रेंडली सोशल कोच को लेकर काम करते हैं, तो आपके स्टार्टअप कुछ ऐसे हैं, लेट्स से
अगर आप छोटू बैग बनाते हैं, पॉलिथीन हटाओ, वसुंधरा बचाओ, वसुंधरा बचाओ, थैला अपनाओ। अगर आप इस इनोवेटिव आइडिया पे काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, यूज ओल्ड वेस्ट क्लॉथ फ्रॉम एवरीवेयर। आपके हर घर से बल्क में ढेर सारा कपड़ा कलेक्ट हो सकता है। आप उसी से ट्रेनिंग दीजिए अपने प्रशिक्षुओं को, उनसे हाथ क्लीन होंगे, उनके हाथों में हुनर आएगा और सफाई आएगी। उसको आप डोनेट भी कर सकते हैं या बहुत कम दाम पे बेच भी सकते हैं। अगेन, जितना भी जगह जगह शॉप्स पे बचा हुआ कट पीस होता है या टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जो क्लॉथ्स होते हैं उसको लीजिए और बहुत जगहों पर उसको सेल करिए। लाइक जहां जहां भी ये आवश्यकता है, कैरी करने के लिए, हर सामान को ले जाने के लिए हमें थैले की आवश्यकता होती है। ढेर सारे मॉल्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, बहुत सारी कंपनीज के साथ आप अपना सामान देने के लिए, थैले को देने के लिए, वो अपना सामान उसमें दे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनोवेटिव आइडियाज के लिए कोई ना कोई जो एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी, वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट दे सकता है, क्योंकि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। लेट से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेट से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एजुकेशन की सर्विसेज को लेकर नहीं बात स्टार्टअप की है, तो उन पर्टिकुलर बेटियों के लिए आप क्या फूड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या उनके लिए ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको ग्रांट मिल जाए किसी ऐसी जगह से। और जैसे और बहुत सारी आजकल मिलेट्स हैं मार्केट में, गुड फूड में आता है, तो जब आप मिलेट्स का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको यहाँ भी अच्छे खासा ग्रांट मिल सकता है। तो आपको ढूंढने होंगे वो पहलू कि आप कहाँ से ग्रांट लेके कहाँ पे काम कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत वाइजली आपको सर्च करने के बाद अप्लाई करनी होगी, वन बाय वन। बिकॉज कई बार सब्सिडाइज रेट पर, कई बार ग्रांट मिल रही होगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट एरिया की चीज नहीं होगी। आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको चुनिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा ग्रांट मिल रहा है तो उस काम को आप कर लेंगे सक्सेसफुली, नहीं। आपका इंटरेस्ट है और आपको ग्रांट भी मिल रही है तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ग्रांट मिल रही है और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप रन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ठीक है, आपको अधिक पैसा आप ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस आप जो स्टार्टअप करें उसमें आप अपना उतना पैसा रखें, भले आप छोटे से शुरू करें, जिससे आप रिजल्ट अच्छा दे पाए। सीक योर इन्वेस्टर, हाँ अभी से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को सर्च करना शुरू कर दीजिए, जो आपको फंडिंग कर सकते हैं और उनको आप एक्सचेंज में इक्विटी दे सकते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आप पे भरोसा कर सकते हैं, जिनको आपकी कैपेबिलिटीज पे पूरा भरोसा होता है। अगर एक बार आप उनसे बोलेंगे, जिक्र करेंगे और उन्हें आपका ये आइडिया जो आप स्टार्टअप में करने जा रहे हो थॉटफुल लगेगा, तो दे कैन इन्वेस्ट विद यू। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड आपके पास आ जाएगा और आप उन्हें इक्विटी के रूप में वापस दे सकते हैं। लुक फॉर इन्वेस्टर हु हैव एक्सपीरियंस इन योर इंडस्ट्री एंड हु शेयर योर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ऐसे इन्वेस्टर्स को देखिए कि जो एक्सपीरियंस हो आपकी इंडस्ट्री का, जिनको और आपके विजन को बाकी कंपनीज और फ्यूचर को कंपनीज तक बता सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ऑलरेडी जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस होता है और वो जो आपका विजन है वो बाकी लोगों को बताने में काम ले सकते हैं। इससे आपका प्रमोशन होगा, वो आपके नोन होंगे, आपको उनसे तो मिलेगा ही मिलेगा इन्वेस्टमेंट, अगर उन्होंने अभी काम करना छोड़ दिया या उस इंडस्ट्री में वो काम नहीं कर रहे, बिकॉज उन्हें नॉलेज है कि इससे रिजल्ट एक दिन अच्छा आया था और कैसे इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्लस वो ही प्रमोटर बन जाएंगे आपके लिए और वो दूसरी जगह से आपको बहुत सारे इन्वेस्टर देंगे, जिससे कि आप उस फाइनेंस से, उस पैसे से अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कैन शो योर कमिटमेंट। बहुत बड़ी बात है, अगर आप खुद का पैसा लगाते हैं तो ये आपका कमिटमेंट शो करता है, क्योंकि खुद का पैसा व्यक्ति तभी लगाएगा जब उसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होगा कि वह इससे अचीव करके लेके ही जाएगा। दूसरे अपना 200% देगा, अपना ब्रेन, अपनी एनर्जी, अपनी एक्सपीरियंस, अपने रेफरेंसेस, वो कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। वो पूरी तरीके से, हर तरीके से जो उसे आता है, उसके रेफरेंसेस में जिसको आता है या आसपास जो भी वो सीख सकता है एट दैट टाइम, सीख के और
वायदे पे खरा उतरेगा, हर समय कोशिश करेगा हर तरीके से कि अपने स्टार्टअप को बेहतर करके लेके जाए, जिससे आपकी सक्सेस स्टोरी अच्छी हो सकती है। तो एक सेल्फ फाइनेंस, अपना ही पैसा लगाना, वो बात अलग है। कई बार आपके पास इरादे बहुत होते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं होता कि आप लगा सके। लेकिन अगर है, या इस तरीके का पैसा है जैसे आपने इन्वेस्टर से लिया है, या जो आपको ग्रांट से मिला है उसे भी आपको यूटिलाइज करके देना है, तो इस तरीके से अगर आपका कमिटमेंट ज्यादा अच्छा होता है तो बेहतर होता है आपके स्टार्टअप के लिए। इफ समवन इज पुटिंग देयर ओन मनी बिहाइंड देयर आइडिया, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देयर स्ट्रॉन्ग बिलीव। हाँ, फैक्ट तो है। क्योंकि अगर मैंने मेरा ही पैसा लगाया, लोग पूछेंगे भाई कंपनी कैसे खोली है, कैसे बना रहे हो अपना काम, तो पैसा मिल गया, पेरेंट्स का पैसा है, फलाने का पैसा है। लेकिन मेरा अपना पैसा है ना, अगर मैं अपना पैसा लगाने की ताकत रखता या रखती हूँ, तो इट मीन्स आई हैव गट्स कि मैं इस पैसे को उबार के वापस ले आऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव लोगों के ऊपर बनता है, जिससे इन फ्यूचर और अभी भी तत्काल में भी आपके पास इन्वेस्टर आते हैं। इन फ्यूचर आपका मार्केट बहुत अच्छा होता है, और आप पर यकीन करने वाले, आपको पैसा देने वाले, और आपकी कंपनी पर आंख रख के उसको आगे बाजार में बहुत बेहतर कहने वाले, चर्चा रखने वाले, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आपके लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सेल्फ फाइनेंसिंग जो आप करते हो अपने बिजनेस में, तो ये आपका कमिटमेंट शो करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है, जिससे आप एक बोल्ड पर्सनालिटी के रूप में, एक आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ता है और आपको अपने बेहतर करके दिखाने का जज्बा भी अंदर से आता है, जो आपके स्टार्टअप बिजनेस को बेहतर करा सकता है। Self funder must keep a close eye on operational expenses. Yes, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी का अपना पैसा लगाओ तो बहुत क्लोज आई रखते हैं। आप एक छोटा सा काम करिए, आप देखेंगे कि आपका वेस्ट कितना जा रहा है, क्या आपका हर एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है कि नहीं। आप क्वालिटी चेक रखते हैं, अगर तराजू में तोला गया तो आपको लगेगा कि 1 ग्राम भी कम ना हो और 20 ग्राम भी ज्यादा ना हो। जब आप पैकेजिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि लेबलिंग प्रॉपर हो, उसके साथ स्टिचिंग प्रॉपर हो, आप कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी से, और बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और सस्ता खरीद के लाएंगे। एक इंसान की आदत होती है कि आपको किसी काम के लिए पैसा दे दिया और आपको वो करना है, तो आपको लगेगा कि मुझे तो पैसा मिलना है, मुझे इसका रिजल्ट शाम तक देना, मैं कर दूंगा। लेकिन एक होता है कि आपको कम पैसों में बेहतर करना है, अपना नाम भी कमाना है, पैसे भी बचाने, तब आप कैसे करते हैं। तो तब ये आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सारे के सारे बच जाते हैं। और इसमें अगर आप 90 डेज के अंदर एक क्वालिटी चेक भी रखेंगे कि आपका जितना माल बना, कितना बचा, कितना बेकार हुआ, कितना यूज हुआ, कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से, तो वो आपका 90 डेज में रखने से क्वालिटी चेक आएगा। और प्रीफर ऑनलाइन पेमेंट, यू विल फाइंड मैनी एक्सपेंसेस दैट यू आर पेइंग कैन बी इजिली ऑटोमेटेड विद ऑनलाइन पेमेंट। एक सजेशन है, आज के टाइम में डिजिटल युग है। हाँ, पहले आपको बैंक जाना होता था, चीजें करनी होती थी, लेन देन करने होते थे। अभी आजकल के सीन में क्या आ रहा है कि आप अपने सारे के सारे आप चेक करोगे कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी चीजें फटाफट हो जाती है, आसानी से हो जाती। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर आज के टाइम में आप देखोगे, बहुत छोटी छोटी हिलिया टाइप का जो बिजनेस होता है, बर्फ बेचने वाला, बहुत छोटा सा पानी बेचने वाला, जिसके पास 20 बोतलें होती है, उसके पास भी जीपे का ऑप्शन होता है, पेटीएम का ऑप्शन होता है। तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे कैरी करना, टाइम की बचत, किसी को भी पैसा देना भेजना, ऑटो रिक्शा वाले, छोटे छोटे रिक्शा वालों के पास भी है। और बड़े कामों के लिए भी आप हेजल फ्री काम करते हो, टाइम बचाते हो, पैसा बचाते हो, आपके एक्सपेंसेस भी कट होते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन करने में आपको समय, एनर्जी और मनी और टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप ऑपरेशनल जो भी आपकी चीजें हैं उनको कट थ्रोट करके किस तरीके से मैनेज करते हो, वो आप कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि सेल्फ फंडर्स मस्ट कीप ए क्लोज आई, जिस किसी को अपना पैसा लगाना है तो उसको बहुत अपनी एक निगाह, ईगल आई जिसको बोलते हैं ना, अपनी क्लोज आई ऑन ऑपरेशनल वर्क। जैसे द बिगेस्ट एक्सपेंसेस फॉर मोस्ट बिजनेस इज द पेरोल। आप देखते होंगे किसी पे बिजनेस में अगर सबसे बड़ा पार्ट अगर जो आता है वो
पेरोल का होता है, क्योंकि पेरोल एम्प्लॉइज को आपको जो पैसा देना होता है, उनका पीपीएफ, उनके बहुत सारे मेडिकल्स के खर्चे, तो इट्स गुड कि आप इसमें एम्प्लॉय जितना रिक्वायरमेंट है उतना रखें, उनको फ्रीलांस रखें, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, ताकि आपका एक रेगुलर एक्सपेंस जो है वो मैनेज हो सके. इफ यू कैन सेल्फ फंड योर स्मॉल बिजनेस, कीप ए क्लोज आई ऑन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बाय साइनिंग एवरी चेक फॉर एटलीस्ट 90 डेज. इसमें लिखा है एज ए प्रिंसिपल्स की थ्योरेटिकली 90 डेज पर करो, बट 3 महीने का टाइम भी काफ़ी बड़ा टाइम होता है. इनिशियली अगर आपका स्टार्टअप है, ये तो एक बड़ा 1 by 1 चेक है, लेकिन आप विद इन 15 डेज भी एक छोटा चेक, ताकि लोगों को नोक करने से, पोक करने से एक बार आइडिया रहता है, उनको पता रहता है कि उन्हें क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, नुकसान कम होता है और लगातार वो ट्रेंड भी हो जाते हैं. उनको हम बार बार बेहतर करने के लिए सिखाते रहते हैं, उनके स्किल को डेवलप कर सकते हैं. उनको स्किल के डेवलप करने के साथ साथ हम देखेंगे कि उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, कुछ प्रमोशनल चीज़ें उनको दे सकते हैं जिससे उनका मोटिवेशन हाई रहे, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो. तो हम बहुत ईगल आई रख के, एक क्लोज आई रख के, हम अपने उन पेरोल पर जो लोग हैं या फ्रीलांस जो लोग हैं, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उनसे हम एक बेहतर काम लेने की बात कर सकते हैं, जिससे कि हमारे खर्च कम और इनकम ज़्यादा होगी, और जो हमने पैसा लगाया है या हम जो लगाने जा रहे हैं उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगा. प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट की हमने अभी पिछले उसमें बात कर ली थी कि कितना अच्छा रहता है. कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे हम हमें बार बार दौड़ के बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, हमारा वो टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, ट्रांसपोर्ट का पैसा बचता है, और दूसरे बंदे को फिर से हमारे पास पैसा लेने के लिए नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो एक पैसे का लेखा जोखा रखने वाला बंदा हमें अलग से अपॉइंट करना पड़ता है, उसको पेमेंट देनी पड़ती है. यहाँ पे ऑनलाइन होने से हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय हम देख सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, वन मैन आर्मी की तरह बहुत सारे काम छोटे बिजनेस में. बड़े बिजनेस में तो उसके लिए भी हमें ऑक्यूपेंसी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन छोटे बिजनेस में हमारे बहुत सारे काम निपट सकते हैं जो एक आदमी कर सकता है. अंडर वन रूफ, अंडर वन हैंड हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को हमें रखना होगा. अब बात करते हैं, द यूज ऑफ द पर्सनल फंड शुड बी केयरफुली प्लान्ड एंड लिमिटेड. हाँ, आपके पास बहुत पैसा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपको नॉलेज नहीं है, और आपका मन आया कि आजकल सब लोग रियल एस्टेट में बड़ा पैसा लगा रहे हैं, आपने फट से प्लॉट खरीदा और उस पे मकान बनाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस. आपको एबीसीडी पता नहीं, गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन नहीं पता, उस स्टेट के नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा मौसम किस तरीके से क्या परेशानी कर देगा, या आपने सोचा कि इस बार तो चलिए पिकल बिजनेस अमेजोन में बहुत अच्छे से बिकता है और मेरे यहाँ तो बहुत सस्ता आम होता है, और मैं कैलकुलेट करूँ इस सीजन में मैं बहुत सारे आम का अचार सेल कर दूंगा, मैं ये बनवाऊंगा. मैं उसी बीच बरसात हो गई, आपका अचार नहीं सूखा, आपके लोग नहीं आए, आपके एम्प्लॉय दूसरे काम पे चले गए, आपकी चीज़ें सड़ गई, खराब हो गई, या आपने स्टॉक मैनेज किया तो आपके पास डिमांड नहीं आई, आप सेल नहीं कर पाए, या जिस इनिशियल डिमांड आई थी लोगों ने बहुत ज़्यादा बना लिया, उस बार आम ज़्यादा हो गए, लोगों को वर्कर ज़्यादा मिल गए तो रेट कम हो गया. आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि आप क्या प्लान कर रहे हो, आपकी कौन सी चीज़ है जो खराब ना हो, जो एनी हाउ आप यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो तीसरी जगह, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इवन तो प्लान ई तक आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो, कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, एनी हाउ आप प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं, ये आपको देखना होगा, ये आपको सोचना होगा. तो आपको हर बार बहुत केयरफुली प्लान करना होगा. अपने बिजनेस को लिमिट में करें ताकि आपके कंट्रोल में रहे. वैसे भी बोलते हैं ना कि आपकी अपनी कंट्रोल में जो चीजें होती हैं इनिशियल, वो आपको सिखाने के लिए होती है, क्योंकि रिस्क लिए बिना तो कोई काम होता नहीं है. बेहतर रिजल्ट के लिए रिस्क लेना होता है, लेकिन रिस्क हम इतना ले कि जितना मैनेज कर सके, जितना संभाल सके, तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए. आप इतना ना ले लें कि आप उसको संभाल ना पाए, मैनेज ना कर पाए. इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको इस तरीके से मैनेज करें, जो भी आप फंड लगा रहे हैं, जो भी आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से आपके पास उतनी पावर, प्रोडक्शन करने की क्षमता और एक लिमिटेशंस हो. ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारा काम फैला दिया
आप संभाल ही नहीं पा रहे, आपको बंद करना पड़ रहा है या बीच में नुकसान के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। अगर आपका बहुत सारी फैक्ट्रीज का जब लोन मिल जाता है या कोई और पैसा होता है, उस तरीके के नुकसान के चांसेस होते हैं। सेल्फ फाइनेंस का एक बेनिफिट भी है, एक सलाह तो है ही कि कम खर्च करना चाहिए। यूजुअली 98% लोग सेल्फ फाइनेंस की चीजों में लिमिट में ही खर्च करते हैं, लेकिन ये एक इसका बेनिफिट भी है कि लिमिट में खर्च करते हैं तो वेस्टेज ज्यादा नहीं होती, रिस्क ज्यादा नहीं होता। तो सेल्फ जो अपने स्टार्टअप वाले लोग हैं, जो सेल्फ फाइनेंस वाले, उनका सक्सेस रेट थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हम कि जीरो इंटरेस्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स कैन हेल्प एंड प्रोटेक्ट यू। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, मुथूट फाइनेंस आपके सोने पे हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पे हो जाता है। यहाँ पे आपको क्रेडिट देने वाले लोग बहुत हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मुद्रा लोन, वो सारों के अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स, यहाँ पर आपको जीरो इंटरेस्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड अगर मिल जाता है, आप अप्लाई करते हैं तो, यानी कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज होती है कि जो आपकी शाख पर कोई भी बैंक आपको पैसा दे देता है, आपकी एक लिमिट बना के। वो लिमिट क्रेडिट लिमिट होती है, वो आपकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख हो सकती है। वो आपकी हैसियत और आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होती है। डॉक्यूमेंटेशन आपके जैसे ITR, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी FD, आपके बैंक का बिहेवियर, पीछे आप डिफॉल्टर तो नहीं है, इन सारी चीजों को गणना करने में, प्लस आपका बिजनेस प्लान कितना सॉलिड है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी सॉलिड है, उन सबको देखकर आपको ये क्रेडिट लिमिट्स तय की जाती है। तो इस क्रेडिट लिमिट में क्या होता है कि एक क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, इसमें हर महीने की या हर दिन की एक लिमिट होती है, आप उतना पैसा यूज कर सकते हैं और उसके बाद इसको रीपे करना होता है। रीपे के लिए आपको चांसेस होते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स बिकने के बाद चीजें आपके पास आती है, तो इसको आप वापस कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी ये पैसा आप ले रहे हैं और इसको रीपे कर रहे हैं, ये जीरो इंटरेस्ट पर हो, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। ठीक है, ये सब्सिडाइज नहीं है, ये ग्रांट नहीं है, लेकिन ये पैसा जितना है उतना ही आपको देना है, लेकिन कुछ टाइम होल्ड करके देना है। पहले आप इसे यूज करें, उसके बाद होल्ड करके दें, तो एटलीस्ट आपके ऊपर कोई अतिरिक्त बर्डन नहीं होगा, जिससे कि आपका स्टार्टअप बेहतर होगा और आप सेल्फ फाइनेंस की एक स्कीम में आ जाएंगे कि ये एक तरीके से किसी दूसरे का पैसा नहीं हुआ। हाँ, चुकाना तो जरूर है, लेकिन जीरो इंटरेस्ट के साथ है, तो ये आपको मदद कर सकता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। आप टेंशन में होते हो, आपको एक बहुत स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिससे आप काम बेहतर नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन आपको मिलती है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन और अच्छा चांस होता है। अप्लाई फॉर बिजनेस कार्ड दैट ऑफर जीरो इंटरेस्ट फॉर द 12 months और मोर। ये कहते हैं कि कम से कम 12 महीने के लिए जो भी आप अप्लाई करें, कम से कम आपको 1 साल का तो टाइम दे, उससे ज्यादा दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने सेल की, तो आप आसानी से दे सकते हैं। एक साइकिल आपका, एक क्या, कई छोटे बिजनेस में कई कई साइकिल पूरे हो सकते हैं, उसको फिर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल एक टाइम होता है कि जिसमें आप खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा मिल जाए तो ये बहुत बेहतर होता है। कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के पास जाए जो आपको जीरो इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे, वो भी कम से कम 12 महीने, यानी कि 1 साल और उससे ज्यादा की टाइम लिमिट ले। You would use your personal credit as a leverage to apply for these credit cards। आप अपनी पर्सनल क्रेडिट्स को भी लिवरेज की तरह दे सकते हैं। आपके कुछ क्रेडिट्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनको भी आप इसमें लिवरेज के रूप में अप्लाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड के रूप में दिखा सकते हैं। ये आपको काफी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, आज आपने वन बाय वन डिटेल में बहुत कुछ जाना कि सेल्फ फाइनेंस आपके स्टार्टअप में कितना इम्पोर्टेंट रोल देता है, क्या बेनिफिट दे सकता है, आप अपने स्टार्टअप को कैसे बेहतर लेके जा सकते हो, कहाँ आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको और एडिशनल सपोर्ट लेनी है, क्या क्या ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं कि जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं आपके स्टार्टअप को रन करने में। आपने बहुत सारी चीजों की वन बाय वन डिटेलिंग्स को जाना, और अभी आप देखेंगे, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं और जानते हैं कि सेल्फ फाइनेंस आपके स्टार्टअप में कैसे आपको
मदद कर रहा है। जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए, जो सॉलिड बिजनेस प्लान आपके दस्तावेज के साथ हो, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हो, जो आपकी आइडेंटिटी मार्केट में ऐसे रिफ्लेक्ट करे कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन और एक बिजनेस पर्सन के रूप में निकल के आए। आपका आइडिया एकदम इनोवेटिव होना चाहिए, उसके पीछे प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस प्रैक्टिकल अप्रोच लेके सॉलिड प्लान के साथ मार्केट में उतरे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली जो सेल्फ फाइनेंस करते हैं उनके पास ये प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। नंबर 2 हम बात करेंगे कट योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को जिस तरीके से कट कर सकते हैं उस तरीके से कट करिए, लेकिन ध्यान रखिए आपकी क्वालिटी पे जरा सा भी कंप्रोमाइज ना हो। ईगल आई रखते हुए आप एक्सपेंसेस कट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को क्लब करके आप यूज कर सकते हैं, मैन पावर को क्लब करके यूज कर सकते हैं। जो स्टेशनरीज, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज आपको कंप्यूटर चाहिए, ऑफिस के बाद का आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। लोग एक घर की मैन पावर को आप अपने बिजनेस की मैन पावर के साथ यूज कर सकते हैं। किसी सुपरवाइजर को जो दूसरे की जगह देख रहा है वो आपके साथ यूज कर सकता है। आप अपने घर को, घर के आसपास के ऐसे ओपन एरिया को, खुले जगह को, इवन तो आप पार्क के ऐसे एरियाज को भी जहाँ पे अलाउड है आपको कुछ सोशल कोज की काम करना, कुछ स्टार्टअप चलाना, सड़क के आसपास परमिशंस लेके कि जहाँ पे आपको रेंट ना देना पड़े, आप ठेले ठेलिया इस तरीके की अपनी चीजें चला के जो खाली प्लॉट्स पड़े हैं उनमें उनको आप प्रोटेक्शन देते हुए कि आप उन जगह का सही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं जो आपके खर्चों को कम करता है और आपके बिजनेस को बढ़ाता है। बस वाइजली आपको ध्यान देना होता है। क्राउड फंडिंग, कंसीडर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में आप, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल आज का जमाना है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रील और बहुत सारे ऐसे माध्यम है वीडियोस के जरिए कि जहां आप अपने इनोवेटिव आइडिया को बहुत बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में फैला सकते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में एक लोग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। क्राउड फंडिंग आपके पास आ सकती है, लोन ले सकते हैं। लोन भी वो कि जो सब्सिडी रेट पे मिले, जहां पे आपके इस पर्टिकुलर स्टार्टअप, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, जो आपका कैपेबिलिटी एरिया है, उस एरिया में काम करने के लिए जो लोगों को ऐसी जगहों पर ऐसी फाइनेंस कंपनी के साथ अप्रोच करें कि जो आपको कम से कम रेट में लोन दे सके और उसको जो पेमेंट करने का तरीका है, जो आपकी लाइबिलिटी बन रही है, वो बहुत बेहतर ढंग से हो। जब भी आप पेमेंट करना चाहें या फोरक्लोज करना चाहें तो आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। इस काम के लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मार्केट में सर्च R&D करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। कोशिश करें सब्सिडाइज लोन ले, उन जगहों से लोन ले जहां कम रेट में मिल रहा हो। उसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी का लोन और अपना, आप सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो गोल्ड लोन एक्सेट्रा, जो आपके पास आपके पर्सनल क्रेडिट्स है उनके ऊपर भी लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल कोज पे लोग काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट आपका अगर सोशल कोज पे है, उन सारे सोशल कोज वाले बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं। अगर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स आपके हैं, समाज को बेनिफिट देने वाले हैं, उनकी हेल्थ पे काम करने वाले, आजकल मिलेट का बहुत चला है, इको फ्रेंडली बहुत सारा चला है, अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो प्रोजेक्ट आपके इंटरेस्ट का भी होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी के अंदर भी होना चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएं और ग्रांट को ले और उन ग्रांट्स को ऑनलाइन या लोगों को ढूंढते भी रहे। सीक आवर इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं जो आपके साथ इक्विटी आप उन्हें दे सकते हैं अपने स्टार्टअप्स की और वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स ना, आप अगर जिस इंडस्ट्री में वो पहले से होंगे तो वो आपके बारे में बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको बेनिफिट होने वाला है, तो आपके लिए वो फ्री प्रोमोटर हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर्स को खोजें जिनका एक्सपीरियंस आप जिस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं उसमें हो। सेल्फ फाइनेंस कैन शो योर कमिटमेंट। एक्चुअली अगर आप अपना पैसा कहीं भी लगाते हैं तो ये आपको एक बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है। बिकॉज लोगों को पता होता है कि अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो खोने के लिए नहीं कर रहे, आप में कुछ करने का दम है, वेस्ट नहीं कर रहे, अदरवाइज किसी शौक में लगा रहे होते। तो बेहतर ये है कि अगर आपका सेल्फ फाइनेंस, ये आपके लिए बहुत
मनोबल बढ़ने वाला, कॉन्फिडेंट वाला और आपके स्टार्टअप को बहुत बेहतर ऑप्शन में ले जाने वाला सेल्फ फाइनेंस का एक व्यू है जो लोगों में चला जाता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ फंडिंग मस्ट कीप ए क्लोज आई ऑन ऑपरेशनल। हाँ, ये एक अपने आप ऑटोमेटिकली भी होता है, ये एक तरीका है कि अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो पैसा लगाने के बाद आप अपनी ईगल आई रखते ही हैं, आप अपनी क्लोज आई रखते ही हैं, क्लोज आई रखते हैं तो रिजल्ट बेहतर आते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन भी है कि अगर आपने पैसा लगा लिया तो आपको रखनी है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोनों तरीके से, चाहे आप इसे गाइडेंस मानिए या फिर आप इसे एक लाभ मानिए, अल्टीमेटली बेनिफिट इस स्टार्टअप को होता है। अगर आपका सेल्फ फंड है तो आपकी नजर आपके काम पे रहेगी, और अगर नजर आपके काम पे रहेगी निश्चित रूप से काम अच्छा होगा और आपको प्रॉफिट आएगा। अब बात करते हैं कि हम देखते हैं द यूज ऑफ द पर्सनल क्रेडिट्स, आपके लेवरेज, आपके फंड्स जो भी आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर लोन ले रहे हैं या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, आप ग्रांट ले रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं या इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ आपकी एक इमेज जा रही है। तो आप प्लान करो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी प्लानिंग, कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से किया हुआ काम आधा सक्सेस। जब आप सोचते हैं, संकल्प लेते हैं बेहतर तरीके से, तभी पूरा हो जाता है, बिकॉज आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और वो लिमिटेड होना चाहिए, ध्यान रखें, जितनी चादर उतना पैर पसाएं। तो इसलिए कोशिश करें, ये पुरानी कहावत है और ये कहावतें चरितार्थ होती हैं, तभी ये कहावतें हैं, ये यूं ही नहीं कह दी जाती हैं। तो इसीलिए बिजनेस में इस चीज को अप्लाई करो। अभी आपने देखा होगा कितने भी MBA कॉलेजेस, कितने भी स्मार्ट बिजनेस आ गए, अभी भी लोग गद्दी पे बैठ के काम करना पुराने थोक व्यापारियों से सीखते हैं, पुराने बिजनेसमैन से सीखते हैं, पुराने व्यापारियों से सीखते हैं, उनका व्यवहार सीखते हैं, उनके स्किल सीखते हैं, क्योंकि वो ही बता सकते हैं कि कैसे बेहतर होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये चीज जो बोली गई है कि केयरफुली प्लान्ड एंड लिमिटेड, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस को आपको केयरफुली प्लान करना चाहिए और आपका एक लिमिट में चीजें होनी चाहिए। जीरो इंटरेस्ट का क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, ये आपको बैंक से मिल सकता है। आपको सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे, जैसे आपके ITR, आपके क्रेडिट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, आपके जो फंड्स होंगे उनके लिए आपके नाम पे जो प्राइवेट एसेट्स होंगे, अगर है या नहीं है, व्हाटएवर जो भी आप बैंक डिमांड करता है उसको आप दीजिए, और वो आपको जीरो क्रेडिट पे, आपको जीरो इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड देंगे, जो ध्यान रखें कम से कम 12 महीने या उससे ज्यादा तक के लिए हो, ताकि आप जब अपने को सेटल करें तो आपका स्टार्टअप थोड़ा एक लेवल पर आकर रुक जाए। थैंक यू वेरी मच, आज आपने बहुत कुछ सीखा। अगली बार फिर मिलते हैं प्रतिभा के साथ बिजनेस पाठशाला में। नमस्कार। और हम आपके सवालों के लिए तत्पर हैं बताने के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज हो हमें बोलिएगा, हम बताएंगे। नमस्कार। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों को प्रोसेस करके रखा जाता है। फूड प्रोसेसिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है। भारत में लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी की है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ बिजनेस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है बेसन मेकिंग। बेसन भारत में व्यापक रूप से खाया जाने वाला बंगाली बेसन है। ये पीले रंग का होता है और इसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है। असली बेसन में खेसरू दाल और अन्य रंग नहीं मिलाया जाता है। बेसन पोषण से भरपूर है और ये भारतीय भोजन की तैयारी में बहुत आम है। बेसन से बहुत तरह की नमकीन, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट और सब्जियां भी बनाई जाती हैं। बेसन से बने उत्पादों की मांग में वृद्धि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते एक्सपोर्ट के कारण भी है। अगर आप इस बिजनेस को मीडियम स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 6 से 8 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर और अन्य वर्कर्स शामिल हैं। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस बिजनेस के लिए आपको 20 से 22 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं।
अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख प्लस GST की लागत लगेगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 50 लाख प्लस GST की लागत लगेगी। रही बात प्रॉफिट की, तो आप इस शानदार बिजनेस से 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है चिकोरी प्रोसेसिंग। चिकोरी यानी कासनी सिंघपर्णी परिवार का एक फूल वाला पौधा है। इसकी विशेषता टफ, हेरी स्टेम, लाइट पर्पल फ्लावर्स और लीव्स हैं। चिकोरी कॉफी को चिकोरी के पौधों की जड़ों को भूनकर, पीसकर और काढ़ा बनाकर बनाई जाती है। इसका स्वाद कॉफी के समान होता है, जिसमें एक ऐसा स्वाद होता है जिसे अक्सर थोड़ा मिट्टी और पौष्टिक के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। कासनी की जड़ स्वाभाविक रूप से कैफीन मुक्त होती है, इसीलिए यदि आप अपने कैफीन का सेवन कम करना चाहते हैं तो ये कॉफी का एक उत्कृष्ट विकल्प है। इन्हीं खूबियों की वजह से चिकोरी की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप भी इस बिजनेस को 15 टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 15 से 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप 20 से 22% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 मैन पावर और 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले बिजनेस की तरफ, जो है टी यूनिट। चाय एक सुगंधित पेय है। ईस्ट एशिया के मूल निवासी एक सदाबहार झाड़ी कैमेलिया साइनेंसिस की ठीक पत्तियों पर गर्म या उबलता पानी डालकर तैयार किया गया। पानी के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। चाय कई प्रकार की होती हैं, जैसे दार्जिलिंग और चाइनीज ग्रीन्स। ठंडा, थोड़ा कड़वा और कसेले स्वाद, जबकि अन्य में काफी अलग प्रोफाइल है, जिसमें मीठे, पौष्टिक, पुष्प या लेमन टी आदि शामिल हैं। बात करें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, तो 6 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस के लिए करनी होगी और आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं अगर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी चीजों की बात करें तो आपको एरिया के तौर पर 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अलावा मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए 5 से 6 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 3 से 4 मैन पावर की जरूरत होगी। आपको इसके प्रॉफिट से अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है, तो आप बेझिझक टी यूनिट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है डिहाइड्रेटेड गार्लिक। लहसुन लगभग हर घर में यूज किया जाता है। लहसुन का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने में किया जाता है, जैसे चटनी, अचार, करी पाउडर, कढ़ी, सब्जियां, मांस और मांस उत्पाद की तैयारी आदि। कच्चे लहसुन का इस्तेमाल सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है, जैसे लहसुन पाउडर, लहसुन नमक, लहसुन सिरका, लहसुन पनीर, लहसुन आलू के चिप्स, लहसुन की रोटी आदि। इसके इस्तेमाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लहसुन की डिमांड कितनी ज्यादा है और अगर इसका बिजनेस शुरू किया जाए तो ये कितना प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं तो स्मॉल स्केल के लिए आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसी के साथ आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 70 से 80 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 10 से 12 मैन पावर की जरूरत होगी। रही बात मुनाफे की, तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बिजनेस आइडियाज। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर आपका कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।